उस शाम भी हाल कुछ अलग नहीं था। आसमान काला पड़ा था और हवा में नमी के साथ एक अजीब भारीपन था। गांव के बीचों बीच राम की छोटी सी चाय की टपरी थी, जहां हर शाम कुछ लोग जमा हो जाते थे। मैं, मोहन, सुरेश, दिनेश और राजू वहां बैठे थे और बातें चल रही थी। कभी खेती की, कभी शहर की, कभी बारिश की। मैंने हंसते हुए कहा कि सच में बारिश के मौसम में चाय पीने का मजा ही अलग होता है। ऐसा लगता है जैसे सारी थकान गर्म घूंट के साथ अंदर ही अंदर रह जाती है। राजू ने बात पकड़ ली और बोला कि जब दोस्त साथ हो तो मौसम चाहे जैसा हो, वक्त अच्छा ही लगता है। इस पर सब हंस पड़े। उसी वक्त हमारी नजर टपरी के बाहर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा था। मोहन बोला, ये तो श्याम काका है। काका पास आकर बैठे तो उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। हाथ हल्के से कांप रहे थे और सांस कुछ तेज थी। मैंने कहा कि इतनी बारिश में बाहर क्यों घूम रहे हो काका, यहीं बैठो, गरम चाय पी लो। श्याम काका ने उदास मुस्कान के साथ बताया कि शहर गए थे किसी काम से, लेकिन काम भी नहीं हुआ और रास्ते ने और हाल खराब कर दिया। दिनेश ने मौके का फायदा उठाया और कह दिया कि काका, आज तो कोई कहानी सुना ही दो। इस मौसम में आपकी कहानी सुनने का अलग ही मजा है। काका कुछ देर चुप रहे, जैसे सोच रहे हों कि क्या कहना है और क्या नहीं। फिर उन्होंने चारों तरफ देखा और बोले कि जो मैं सुनाने वाला हूँ वो कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। श्याम काका ने कहना शुरू किया कि ये बात उस वक्त की है जब मैं करीब 30 साल था और शहर से अपनी दीदी के यहाँ से घर लौट रहा था। उस रात भी कुछ ऐसी ही बारिश हो रही थी, घनी, डरावनी और लगातार। बिजली बार बार चमक रही थी और अंधेरा इतना गहरा था कि 2 कदम आगे देख पाना मुश्किल था। रास्ते में मुझे ख्याल आया कि दोस्त अमित के घर होते हुए चला जाएं। बारिश बहुत तेज हो रही थी तो मैंने सोचा आज रात अमित के यहाँ रुक जाऊंगा। चलते चलते मेरी नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी सड़क के किनारे खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि इतनी रात और बारिश में यहाँ क्यों खड़े हो? क्यों, रास्ता भूल गए हो? उस आदमी ने कांपते हुए जवाब दिया, आगे का सीधा रास्ता पानी में डूब चुका है और दूसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है। वहां अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। इतनी डरावनी रात और ऊपर से ये बारिश। मैंने कहा, मैं अमित के घर जा रहा हूँ। तभी वो आदमी बोला, साहब, अमित को मैं जानता हूँ, उसके घर जाने का छोटा रास्ता तो पानी में डूब गया होगा। अब बस एक ही रास्ता बचा, जंगल वाला। मुझे भी उसी तरफ जाना, हम साथ चलेंगे तो डर नहीं लगेगा साहब। मैंने राहत की सांस ली और बोला, हाँ चलो, दोनों साथ चलते हैं, एक से भले दो। वो आदमी मेरे साथ चल पड़ा। चलते चलते हम दोनों काफी दूर निकल आए थे कि अचानक दोनों के कानों में बच्चे के रोने की आवाज पड़ी। हम दोनों रुक गए। बारिश के बीच वो आवाज साफ नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था कि दिल को चुभ जाए। उसके साथ ही कहीं से किसी औरत के गुनगुनाने की धीमी सी आवाज भी आ रही थी। उस अजनबी आदमी ने कहा कि शायद कोई मुसीबत में है और हमें देखना चाहिए। उस पल मेरे मन में अजीब सा डर बैठ गया था। इतनी रात, इतना सन्नाटा और ये आवाजें, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने ऐसे करने से मना किया। मैंने अमित को कॉल किया और बोला, मैं तेरे घर आ रहा हूँ और मैं रास्ते में हूँ। इस बात पर अमित ने बोला, संभल कर आना। लेकिन वो आदमी जिद पर अड़ गया और जंगल की तरफ बढ़ने लगा। मजबूरी में मुझे भी उसके पीछे चलना पड़ा। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर गए, पेड़ घने होते गए और रास्ता और अंधेरा। हवा अचानक ठंडी हो गई और शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचकर उस आदमी ने कहा कि बस इसके पार चलो। जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया, मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए। शरीर ने साथ देना बंद कर दिया। उसी पल उस आदमी की आवाज बदल गई और वो हंसते हुए बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है साहब। मैंने घबराते हुए पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, श्याम।
मैंने पलटकर देखा तो मेरा दोस्त अमित खड़ा है। हम दोनों जल्दी से वहां से भागे, लेकिन पीछे से बच्चे की रोने की आवाजें और औरत की गुनगुनाने की आवाजें आती रहीं। श्याम काका चुप हो गए। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कहानी खत्म नहीं हुई हो, बस एक जगह रुक गई हो। कुछ पल बाद श्याम काका धीरे धीरे उठे। उनकी चाल में न जल्दी थी न हड़बड़ी। तो उन्होंने बस इतना कहा कि अब बहुत रात हो गई है और रास्ता आसान नहीं है। ये कहते वक्त उन्होंने किसी की तरफ ठीक से देखा भी नहीं। फिर वो टपरी से बाहर निकल गए। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत बची ही नहीं थी। मैंने माहौल हल्का करने की कोशिश की और हंसते हुए बोला कि कसम से काका की कहानी सुनकर कुछ देर के लिए तो सच में डर लग गया था। सुरेश और राजू ने भी कुछ बोलना चाहा, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। राजू चुपचाप अपनी जगह खड़ा हो गया। उसकी उंगलियां सांप से कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो बाकी किसी ने नहीं देखा। सुरेश ने उससे पूछा कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? राजू ने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांस बीच में ही टूट गई। थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा कि अभी यहाँ कौन बैठा था? उस सवाल ने जैसे पूरे माहौल को पलट दिया। मोहन ने झुंझलाकर कहा कि क्या बेकार की बातें कर रहा है, अभी अभी तो श्याम काका गए हैं। लेकिन राजू ने सिर हिलाया और बोला कि नहीं, जो यहाँ बैठा था वो श्याम काका नहीं हो सकता। उसने टपरी के कोने में रखे पुराने रेडियो की तरफ इशारा किया। रेडियो से खड़खड़ाती आवाज के बीच खबर चल रही थी कि श्याम काका आज सुबह ही शहर गए थे और उन्होंने फोन करके बताया था कि रास्ता बंद होने की वजह से वो आज रात वहीं रुकेंगे। एक पल के लिए किसी को समझ नहीं आया कि क्या बोलें। अगर श्याम काका शहर में हैं, तो अभी जो यहाँ बैठा था वो कौन था? उसी वक्त सुरेश की नजर उस कुल्हड़ पर पड़ी जिससे काका ने चाय पी थी। उसने हिम्मत करके कुल्हड़ उठाया और अंदर झांका। उसमें चाय नहीं थी, गंदा काला पानी भरा था जिसमें सड़े हुए पत्ते तैर रहे थे। तभी टीन की छत पर किसी के चलने की आवाज आई, पहले हल्की फिर साफ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर चल रहा हो। अंधेरे में किसी के हंसने की धीमी आवाज गूंजी। वो आवाज पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन डर साफ महसूस हो रहा था। उसी आवाज ने कहा कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये सुनते ही राजू की चीख निकल गई और सब एक दूसरे के और करीब सिमट गए। फिर आवाज आई, कोई है। ये उसकी आवाज थी जो काका को कहानी में वो खड़ा आदमी मिला था। तभी मैंने ने कांपती आवाज में कहा कि हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना जो आया है वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। सब बारिश में बाहर भागे। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन गांव की गलियों की पहचान थी। सब बिना पीछे देखे दौड़ते चले गए।